और प्यारे दोस्तों, हमारे साथ हमारे आज के वक्ता भी जुड़ गए हैं जिनका नाम डेनिस है। और वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। अगर हाँ तो जरूर चैट में हमें बताएं। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सत्र में। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछली बार हमने इस बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार से आप पंजीकरण कर सकते हैं या किस प्रकार से आप यूगिन मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं, और जो भी वर्तमान में भागीदार हैं उनकी मदद से आप कैसे मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। हमने बकायदा इसके बारे में भी चर्चा की है कि सभी जो प्रवर्तक हैं वो उद्यमियों को पंजीकृत करा सकते हैं, और हमें क्या करना है जब कंपनी को हम वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं। तो आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे और हम सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से कौन से कदम उद्यमियों को उठाने हैं जैसे ही वो पंजीकृत हो जाते हैं। तो आप यहाँ ये समझे कि जो वेरिफिकेशन है उसको सोमवार तक स्थगित किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन नहीं है। और आज हमारी भेंट वेरीफायर सपोर्ट टीम से हुई है और मेरी आशा है कि सोमवार को ये कर दिया जाएगा। वो सभी कंपनियां जो कि स्थापना प्रक्रिया के इंतजार में है उनका काम सोमवार को कर दिया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि ये किस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसको समझते हैं। तो जो पहली स्लाइड है वो इस बारे में है, जहां जो उद्यमी है जब वो यूकेन के अंदर वेरीफाई हो जाते हैं तो ऊपर दाईं तरफ आप लाल रंग का एक एरो देख पा रहे हैं, जहां उसका स्टेटस बदल जाता है और ये दर्शाया जाता है कि ये व्यक्ति वेरीफाई हो चुका है। और सभी जो यूगेन उपयोग करता है वो देख पाते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ पर है। तो ये जो उद्यमी है ये सूची में शामिल होता है भागीदारों की। लेकिन अगर ये वेरीफाइड नहीं है और वो पहले से ही अपने ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राहक हैं वो अगर देखते हैं कि ये उद्यमी स्वयं स्थापित नहीं है यानी नॉन वेरीफाइड है, तो जैसे ही कोई भी उद्यमी वेरीफाइड हो जाता है तो उसके बाद उस व्यक्ति को उस कैशियर के बारे में याद करना है जिसको उसने पंजीकृत कराया था। लेकिन अगर वो याद नहीं है उसे, तो उसे कैशियर टैब में जाके उस व्यक्ति का लॉगिन को चेक करना चाहिए। तो इस स्लाइड पर आप ये समझे कि आपको प्ले मार्केट या ऐप स्टोर पे जाने की जरूरत है और वहां पर आप यूगेन बिजनेस डालेंगे। ये आप फोन पे भी कर सकते हैं और इसका उपयोग कैशियर कर सकता है जब भी वो यूगिन के साथ काम करेगा। तो आप यहाँ पे यूगिन बिजनेस डालेंगे, जैसे ही आपको एक काली भूमिका के साथ यूगिन बिजनेस का ये लोगो दिखाई देगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इस यूगिन बिजनेस एप्लीकेशन को खोलेंगे और आपको मुख्य पृष्ठ देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको लॉगिन और पासवर्ड देखने को भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो पहले कैशियर हैं उनके लॉगिन को डालना है और पासवर्ड के क्षेत्र में आपको उस पासवर्ड को डालना है जिसे आपने सेटअप किया है। अगर आप इसे भूल जाते हैं तो आप एम्प्लॉय प्रोफाइल पे जाकर इसे बदल सकते हैं। तो जब आप पासवर्ड को दर्ज कर देते हैं उसके बाद आप साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं और इस स्लाइड पर पहुंच जाते हैं। तो बाईं ओर आप देख पा रहे हैं एक स्क्रीनशॉट दिखाया गया है आपको। ये कैशियर की चलने वाली स्क्रीन है, ये मुख्य स्क्रीन है जिसका वो व्यक्ति उपयोग करेगा। तो कैशियर के लिए या कर्मचारी के लिए कि वो आमंत्रण दे सके उद्यमी की संरचना में ग्राहकों को, उसके लिए एक बटन है आईफोन में, ये दाईं ओर आप देख सकते हैं। ये 3 गोल गोल चक्र हैं जिसके साथ में एरो लगा हुआ है और ये एंड्रॉयड में ऊपर की ओर दिखाई देता है
जबकि एप्पल के फोन में ये नीचे दिखता है, एंड्रॉयड के फोन में ये ऊपर दिखता है, ये चिन्ह। उसके बाद आपको ये क्यूआर कोड दिखाई देगा जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और आप सुझाव दे सकते हैं सभी ग्राहकों को। आप इस बटन को यहाँ क्लिक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई ग्राहक आपके पास आता है और जो कैशियर है वो स्क्रिप्ट का उपयोग करता है, और ये जो स्क्रिप्ट है इसका अनुवाद अलग अलग भाषाओं में किया गया है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई बोनस या हमारी कंपनी से छूट चाहिए, ये सवाल कैशियर पूछेगा और ग्राहक क्या बोलेगा कि हाँ मैं चाहता हूँ। तो ऐसे में आपको यूगिन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद सभी कदमों का अनुसरण करना है, जिसके बारे में हमने आपको अंतिम बार बताया था कि आप कैसे ग्राहकों को आमंत्रण दे सकते हैं। इसके बारे में हम दोहराएंगे नहीं, लेकिन संक्षिप्त में बताते हैं कि व्यक्ति प्ले स्टोर मार्केट पे जाता है, डाउनलोड करेगा यूगिन को, पंजीकरण को शुरुआत करते हुए अपने टेलीफोन को डाल के पासवर्ड को सेट करेगा और दाईं ओर स्क्रीन पर वो बटन को क्लिक करेगा जिसपे टेक अ पिक्चर लिखा होगा, यानी एक छवि लीजिए। और जो कैशियर है वो अपनी तरफ से इस क्यूआर कोड को प्रदान करेगा और जो ग्राहक है वो कैशियर फोन की पिक्चर लेगा और फिर स्कैन करते हुए इस प्रोमो कोड को आगे बढ़ेगा। या इसके लिए एक और तरीका है, आप अपने ग्राहकों को पंजीकृत करा सकते हैं क्यूआर कोड को प्रिंट करते हुए, जिसको हम लोग कैशियर के डैशबोर्ड में प्राप्त कर सकते हैं। ये एक परमानेंट क्यूआर कोड है जो कि कंपनी के साथ जुड़ा होता है। मान लीजिए कि अगर उद्यमी परवाह नहीं करता है, या अगर उसके पास बहुत सारे कर्मचारी नहीं हैं, और अगर उसको इस बात की चिंता नहीं है कि वो किस प्रकार से ध्यान दे कि कैसे उसके कर्मचारी लोगों को आमंत्रण दे रहा है, तो वो इस क्यूआर कोड का एक फोटो लेके अपने जो कैशियर की जगह है वहां पर इसको पेस्ट कर सकता है, अपनी दुकान में लगा सकता है, और कोई भी ग्राहक आएगा तो वो स्कैन कर लेगा इस क्यूआर कोड को। और अगर किसी भी व्यक्ति को आंकड़ों का उपयोग करना है तो इस स्थिति में आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे, यानी स्टेटिस्टिक्स आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि ये जो परमानेंट क्यूआर कोड है इसकी मदद से आप ग्राहकों को शामिल कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए आपको आंकड़ों का लाभ उठाना है तो ऐसे में आपको वो कदम उठाना है जिसके बारे में हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया है। आप इस क्यूआर कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड कर सकते हैं पीएनजी को, और फिर उसके बाद इसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। बिल्कुल ये चीज यहाँ पे आपके लिए मुमकिन है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, और जैसे ही कोई व्यक्ति साइन इन करता है तो ये वो प्रक्रिया है जहां कोई भी व्यक्ति यूगिन को डाउनलोड करता है, उसे इंस्टॉल करता है और उसके बाद अपने शहर का चयन करता है, अपने फोन नंबर को दर्ज करता है, अपना जो लॉगिन वाया ईमेल, अब ये उपयोग में नहीं है और इसके बारे में हमने आपको पिछले बारी बताया है। और आप इस पृष्ठ पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे प्रोमो कोड को दर्ज करना है। तो दोबारा से व्यक्ति जो है वो कैशियर के फोन से इस पिक्चर को स्कैन करेगा और उसके बाद वो यहाँ पे अपनी सभी विवरणों को डालते हुए अपने पिन को यहाँ दर्ज करेगा, अपने पिन को सेटअप कर लेगा। और साइन इन करने के बाद जो अगला कदम है किसी भी व्यक्ति के लिए छूट प्राप्त करने के लिए, जब भी वो कोई भुगतान करता है या कैशबैक प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे में कैशियर को मदद करनी है ग्राहक की, और उससे वो बता सकते हैं कि आप ये जो बीच में बटन है ये जो नीचे बटन है पीले रंग का, आपको इस पे क्लिक करना है। और जैसे ही वो व्यक्ति इस पे क्लिक करेगा तो आप एक टेम्पररी क्यूआर कोड देखेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है सेवा का उपयोग करने के लिए, और ये परमानेंट वाले से अलग है क्योंकि ये जो क्यूआर कोड है इसके अंदर केवल 6 अंक शामिल है, इसमें कोई दूसरा अक्षर नहीं है। तो आप ये संख्या कैशियर को प्रदान कर सकते हैं और कैशियर जो है वो अपने फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो वो
क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे अपने फोन के माध्यम से और जो कैशियर है वो इसे जो ग्राहक का टेलीफोन है उसके साथ इसे जोड़ेगा, जिसने क्यूआर कोड को स्कैन किया होगा। और आप इस यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लाइड पे कि जो कैशियर है वो सभी प्रकार से ग्राहक के विवरण को देख पाएगा कि उसका नाम क्या है, चेक नंबर कितना है और कितनी राशि को भुगतान करना है। तो ये जो चेक नंबर है ये अनिवार्य नहीं है और किसी भी व्यवसाय में कुछ कैश पॉइंट्स होते हैं। तो इसी दौरान जो कैशियर है जब भी वो किसी सेवा को प्रदान करता है वो बकायदा यहाँ दर्शा सकता है कि किस प्रकार की सेवाओं या उत्पादों को वो प्रदान करने जा रहा है। और ये जो रिसिप्ट की संख्या है या जो चेक नंबर है ये वहां पे दर्ज किया जाता है ताकि जो कंपनियां हैं वो इसके बारे में एक रिकॉर्ड को रख सके। लेकिन जो सबसे अनिवार्य क्षेत्र है जिसे भरना है वो है कि कितना कुल राशि है जो कि ग्राहक को जिसका भुगतान करना है। और कैशियर यहाँ पे उस राशि का संकेत करता है, यहाँ पे उस राशि को दर्ज करता है। और जब रिसिप्ट का निर्माण हो जाता है तब गणना पूरी की जाती है और तब ये रिसिप्ट बंद नहीं होती बल्कि ये यूगेन के माध्यम से गुजरता है और यूगेन फिर गणना करता है। तो जब भी कैशियर ये दर्ज करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा कितना भुगतान है जो उसे करना है, जैसे कि मान लीजिए 1,000 है, तब उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है इस ग्राहक के बारे में। या तो जो कुल संख्या में अंक हैं जो किसी व्यक्ति ने अर्जित किए हैं वो आप फिलहाल यहाँ नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्रॉस मार्केटिंग होती है तो ये विकल्प आपके पास केवल दिसंबर से उपलब्ध होगा और तब देखा जाएगा कि कितने पॉइंट्स को इकट्ठा किया गया है। क्रॉस कटिंग पॉइंट कहा जाता है इसे। और ये कितने इकट्ठे हुए हैं और आने वाले कुछ महीनों के लिए केवल एक ही विकल्प उपलब्ध है, या तो आप कैशबैक पॉइंट के साथ वापस भुगतान कर सकते हैं या छूट के साथ भुगतान कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में जो व्यवसाय है वो किसी भी प्रकार का छूट प्रदान नहीं कर रहा है और ये यहाँ पे केवल पे विद पॉइंट यानी अंकों के साथ भुगतान करे का ही विकल्प दे रहा है। तो जो कैशियर है वो चुनेगा कि किस प्रक्रिया से या किस तरीके से भुगतान होने वाला है और ओके पे क्लिक करेगा। इसके बाद जो कैशियर है अगली विंडो देखेगा कि कितनी राशि ग्राहक से लेनी है। या तो व्यक्ति उसका भुगतान कैश से करेगा या बैंक कार्ड के माध्यम से करेगा। तो इस स्थिति में अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई भी पॉइंट है, कुछ अंक हैं, तो इस राशि में कमी करती जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने 50 बोनस कमाए हैं तो इस स्थिति में जो कैशियर है वो देखेगा कि 1,000 की जगह 950 का बिल बनता है और वो उतना ही व्यक्ति से लेगा और ये अमाउंट ड्यू के रूप में व्यक्ति ले पाएगा और जो बचा हुआ 50 राशि है जो कि बचेगी वो रिकॉर्ड की जाएगी डिस्काउंट की तरह। तो जो कैशियर है वो दोनों तरह से काम करता है, वो यहाँ पे कुल जो ड्यू अमाउंट है वो यहाँ पे दर्ज करता है और साथ ही वो ये भी देखता है कि कितना छूट देना चाहिए ग्राहक को। और जैसे ही ये भुगतान के लिए तैयारी हो जाती है तो ये हरे रंग की विंडो सामने आती है जो कि ये दर्शाता है कि सब कुछ बढ़िया है, तो आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो ये हरे रंग की भूमिका के साथ नहीं आएगा, कुछ और रंग होगा या किसी और तरीके से आएगा। तो बोनस के साथ एक और पुष्टिकरण ग्राहक के पास जाएगी कि आपसे भुगतान ले लिया गया है और तब जो कैशियर है वो इतिहास देख सकता है, सभी लेन देन का इतिहास देख पाएगा। और ये एक अगली विंडो होने वाली है जहां कैशियर ये देखेगा कि कौन कौन से लेन देन को पूरा किया गया है यूगेन की मदद से। तो जब भी ये लेन देन को पूरा किया जाएगा तो ये स्क्रीनशॉट है
उन स्क्रीन की जो कि बिजनेस यू गेन से हमने ली है। तो व्यक्ति जो है, जो ग्राहक जो है वो अ, हमारी सेवा की योग्यता को रेट करता है कि इसे कितने सितारे देने हैं। सेवा को 1 सितारा देना है या 5 सितारे देने हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये जो क्षेत्र है ये हरे में है, जिसका मतलब है कि आप यहाँ पे अपना फीडबैक लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, वरना अनिवार्य नहीं है कि आप इस क्षेत्र को भरें। और फिर इसके बाद ये पीला बटन है रेट, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो 1,000 का भुगतान करके जो छूट है जो कि व्यवसायी प्रदान कर रहा है वो 5% है। तो इस 1,000 में से जिसका भुगतान किया गया है, व्यक्ति ने कमाए हैं कुल 50 अंक, जिसका वो व्यक्ति उपयोग कर सकता है अगली बार जब भी वो खरीद करेगा। तो ये जो आप अर्जित करते हैं अंक, ये 3 स्तरों से पार होता है। लेकिन दिसंबर से जब हम सदस्यता शुल्कों को स्वीकारना शुरू करेंगे, जितने भी हमारे उद्यमी होंगे, उनके मर्चेंट होंगे, तब भी ये अंक जो है एकत्रित किए जाएंगे उन सभी लोगों द्वारा जिनको आपने इनवाइट किया होगा, जिनको आपने आमंत्रण दिया होगा। लेकिन जब किसी विशिष्ट व्यवसाय में कोई एक व्यक्ति के पास एक ट्रांजैक्शन होता है, तो वो उस व्यवसाय को अपने सभी दोस्तों को उसके बारे में सलाह दे सकता है। और इसलिए ये रिकमेंडेशन वाला एक बटन है और उसके लिए क्यूआर कोड है। आप इसकी मदद से सामने वाले को यूगेन को लेके सलाह भी दे सकते हैं। तो आप यूगेन की सलाह नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस व्यवसाय की सलाह दे रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति, अगर यूगेन नहीं है, उसके बिना अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यवसाय का प्रचार करता है, तब क्या होगा? ये व्यक्ति जो है वो इन्वर्टर के साथ जुड़ा होगा अपनी संरचना में। और या अगर ये व्यक्ति किसी और की संरचना में है, तो ये व्यक्ति केवल इस कंपनी के रूप में उस व्यक्ति के साथ जुड़ पाएगा। और जब भी अगली बार ये व्यक्ति इस कंपनी के पास आएगा जिसका नाम ईरा है, तो ये अंक जो हैं ये उस व्यक्ति को दिए जाएंगे जिसने सुझाव दिया होगा इस व्यवसाय का। तो आपको इसके बारे में काफी विस्तार से नहीं बताना है ग्राहक को, बल्कि ये आपके लिए है ताकि आप इस बात को समझ सकें। और अब अगर मान लीजिए उद्यमी अपने डैशबोर्ड पर आता है, तो वहां आकर उसे क्या देखने को मिलेगा? अपनी स्क्रीन पे वो स्टैटिस्टिक्स देख पाएगा, यानी आंकड़े, और यहाँ देख पाएगा कि कितनी खरीद किसी ग्राहक ने की है। और बाद में हम इस सब की जांच करेंगे ताकि आप इसको समझ सकें। तो इस स्थिति में जैसे कि उद्यमी है, उसके पास अगर एक ग्राहक है तो अब उसके पास 2 ग्राहक हो गए हैं। और ये धीमे धीमे जो चार्ट है ये बढ़ता जा रहा है। 100% मैन, और जो आयु है वो शायद यहाँ नहीं बताई गई है। और जो अगली टैब है वो ऑपरेशंस की है। तो पिछले कुछ दिनों से आपने ये नए ट्रांजैक्शन देखे हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ पर व्यक्ति रेटिंग को देख सकता है जो कि किसी ग्राहक ने प्रदान की है। जैसे कि यहाँ पे बहुत ही उत्कृष्ट रेटिंग प्रदान की गई है व्यवसाय को, बहुत ही बढ़िया रेटिंग। और आगे हैं हम अगली स्लाइड पर। यहाँ आप सभी विवरण देख सकते हैं ग्राहक के, कि वो कौन है, कितना उन्होंने भुगतान किया है, कितने ग्राहक उस व्यवसाय ने अपनी ओर आकर्षित किए हैं। और ये जो आंकड़ों का डेटा है सभी लेन देन को लेके, आप यहाँ देख सकते हैं कि कब ये लेन देन पूरा हुआ, किसने उस ग्राहक को सेवा प्रदान की, कितने राशि में भुगतान हुआ है, कितनी छूट दी गई है, कितना कैश प्राप्त किया गया है। यहाँ पे आप रेटिंग देख सकते हैं जो कि किसी ग्राहक ने प्रदान की है। अगर
अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई टेक्स्ट है तो ये डायलॉग टैब में आप देख पाएंगे, जैसे कि इस स्थिति में जो लेन देन है ये पूरा किया गया है, यानी जो रेटिंग है वो उत्कृष्ट रेटिंग हमें मिली है और फीडबैक भी मिली है। तो जो उद्यमी है वो इन रेटिंग का जवाब दे सकता है और ये सभी जो संदेश हैं ये उसके ग्राहक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और इसे हम संचार बोलते हैं या कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जो अगली स्क्रीन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं है, केवल एक ही चीज है, वो ये कि आपको खुद से इसके लिए कोशिश करनी है, कई बार इसका अभ्यास करना है। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव दिखाऊं, बिना स्लाइड के दिखाऊं? ये कैसे हो सकता है? मैं आपके लिए दोबारा से दोहरा दूंगा अपने फोन का उपयोग करते हुए। क्या आपको इसकी जरूरत है या नहीं? आप बिल्कुल चुप हैं। दोस्तों, कृपया करके मुझे फीडबैक दीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव दिखाऊं कि ये किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये दिखाई दे। इस स्थिति में मैं कैशियर की भूमिका निभाने वाला हूँ। मैं उद्यमी का कर्मचारी हूँ और जो व्यवसाय है उसको हम इरा के नाम से बुलाएंगे। तो मैंने देखिए पहले से ही आप यूगिन बिजनेस को डाउनलोड करा हुआ है, आप देख पा रहे हैं ये। मैंने अब इसे खोला, इसको मैं खोल रहा हूं। देखिए ऊपर की ओर एक व्यक्ति का आइकन है जिस पे मैंने अभी क्लिक किया, और जब आप उस पे क्लिक करेंगे तब आप अकाउंट से लॉग आउट कर पाएंगे। और इसके बाद अब मैं अपने लॉगिन को डालने जा रहा हूं और पासवर्ड को मैं यहाँ दर्ज कर रहा हूं। और जिस पासवर्ड का मैंने उपयोग किया है उद्यमी के खाते को खोलने के लिए वो मैंने यहाँ दर्ज किया और इस पीले बटन पे मैंने क्लिक किया। तो ये मेरा मुख्य पृष्ठ है। मैं एक कैशियर हूँ और बहुत सारे लोग आते हैं। मैं उन्हें क्या कहता हूँ? नमस्कार। हमारी कंपनी में निष्ठा प्रणाली है, यानी लॉयल्टी सिस्टम है। आप सभी अंक भी प्राप्त कर सकते हैं, छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपकी रुचि है? ग्राहक बोलेगा हाँ। तो मुझे क्या करने की जरूरत है? तो मैं उस व्यक्ति को बोलूंगा कि आप फटाफट यूगिन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या ये क्यूआर कोड है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर व्यक्ति अपने फोन को फटाफट लेकर आएगा और कैमरा को खोलेगा। इसके बाद वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और उसी समय उस व्यक्ति को ऐप स्टोर पे भेज दिया जाएगा या प्ले मार्केट पे, जिस प्रकार से मैंने आपको अंतिम बार बताया था। क्योंकि इस एप्लीकेशन में देखिए यहाँ यूगिन पहले से ही है जिसको आप डाउनलोड करते हैं, और इसके बाद आप पीली पृष्ठभूमि वाली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। मैं लॉग आउट करता हूँ यहाँ पर। तो व्यक्ति के पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जहां उस व्यक्ति को अपने फोन नंबर को दर्ज करना जरूरी है, और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मेरा इंटरनेट कनेक्शन बुरा चल रहा है। मैं यहाँ पे पासवर्ड को टाइप कर रहा हूँ जिस प्रकार से पंजीकरण किया गया था। तो इस क्षेत्र में जहाँ क्यूआर कोड का क्षेत्र है ये पहले से ही यहाँ पे मौजूद है स्कैनिंग के बाद से। तो मैं यहाँ पे
ये जो कैमरा की इमेज है उस पे क्लिक करूंगा। इस चिन्ह पे क्लिक करने के बाद मेरा कैमरा एकदम खुल जाएगा और इसके बाद मैं ग्राहक के रूप में क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा कैशियर के। और आप देख पा रहे हैं ये जो क्यूआर कोड है ये अपने आप वहां पर दर्ज हो गया है खुद से। तो जब मैं कंटिन्यू यानी आगे बढ़े पर क्लिक करूंगा, मैं फिलहाल इस पे क्लिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास कोई झूठा उपयोगकर्ता हमारे साथ ना जुड़ जाए। मगर अगर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो हम मुख्य पृष्ठ पर आ जाएंगे। एक क्षण दीजिए मुझे। ये जो मुख्य पृष्ठ है, एक क्षण दीजिए मुझे आपको समझाने के लिए। अब मैं ग्राहक हूँ, मैं यूगिन में प्रवेश करता हूँ और मेरे लिए कि मैं ये छूट प्राप्त कर सकूं उसके लिए मैं इस पीले बटन को क्लिक करूंगा जो नीचे की ओर है। और उसके बाद मुझे ये स्थायी क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। तो कैशियर क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं इस क्यूआर कोड को उसको दिखाऊं और यूगिन बिजनेस ऐप का उपयोग करते हुए वो स्कैन पे क्लिक करेगा। और अब वो जो टेम्पररी क्यूआर कोड है उसको स्कैन करता है और तुरंत वो सभी जानकारी ग्राहक के बारे में पता कर लेता है। और जो कैशियर है वो उस ग्राहक का जो बकाया राशि है जो उसको जिसका उसको भुगतान करना है वो यहाँ डालेगा जो कि 1000 यूएस डॉलर की है। और इसके बाद वो व्यक्ति देख पाएगा पेमेंट मेथड की स्क्रीन को, उसको वो चुनेगा और ओके पे क्लिक करेगा। तो वो पेमेंट मेथड को चुनकर इस लाल रंग के हाईलाइट को देख पाएगा जहां ये लिखा होगा कि जो ग्राहक को राशि का भुगतान करना है वो 100 यूएस डॉलर है। और जैसे ही रिसिप्ट का निर्माण हो जाएगा तो मुझे ये हरी भूमिका के साथ देखने को मिलेगा और फिर से मैं अपने मुख्य पृष्ठ पे पहुंच जाऊंगा। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें केवल कुछ क्षण लगते हैं। केवल एक बात है, जहां ग्राहक को कोई किसी मदद की जरूरत होती है तब आप उसकी मदद कर सकते हैं और उसके कुछ सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। पर मुझे लगता है आप सरलता से प्रशिक्षित हो पाएंगे, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया है और एक सवाल पूछा जा रहा है कि जो कैशियर है वो क्यूआर कोड को 2 बार दिखा रहा है। पहली बार जब वो पंजीकृत होता है तो डेनिस बोल रहे नहीं तत्याना आप गलत बोल रही हैं क्योंकि जो कैशियर है वो क्यूआर कोड केवल एक बार दिखाएगा। वो तब दिखा रहा है जब उसे आमंत्रण देना है ग्राहक को उद्यमी की संरचना में शामिल होने के लिए। तो जब वो क्यूआर कोड को दिखा देता है उसके बाद जो व्यक्ति है वो इसे डाउनलोड करता है और पंजीकरण करता है। तो दूसरी बार जब वो क्यूआर कोड को दिखाता है जब उस व्यक्ति को स्कैन करना है, तत्याना बोल रही हैं। तो डेनिस बोल रहे हैं मैं दोबारा दोहराता हूँ, ध्यान से सुने। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं कैशियर हूँ, मेरे पास कोई ग्राहक आता है, मैं उस व्यक्ति को बोलता हूँ कि क्या आप छूट भी प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ अंक इस पे कमाना चाहेंगे। तो हम उन्हें बोलेंगे कि आप कृपया करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आपको अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होगी सभी प्रचारों को लेके। आप बकायदा इसका प्रचार कर सकते हैं अपने सभी परिजनों को भी। व्यक्ति बोलेगा ठीक है, तो मैं उस व्यक्ति को बोलूंगा अब आप यूगिन को डाउनलोड कर लीजिए और उसके लिए मैं उन्हें क्यूआर कोड दिखाऊंगा। तो दोबारा से आप कृपया हमें ये क्यूआर कोड दिखा सकते हैं डेनिस। आप ये जब कैशियर होते हैं और आपके सामने बिल्कुल एक नया ग्राहक आता है, जैसे कि फिलहाल मैं कैशियर हूँ इस समय और जो मेरी मुख्य स्क्रीन है वो बिजनेस ऐप की है।
आईफोन पर नीचे की ओर देखिए, ये जो 3 गोले बने हुए हैं, ये जो शेयर बटन कहलाता है, ये बटन, ये आपको नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन एंड्रॉयड जो है उसमें ये ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, दाईं ओर ऊपर। इसी प्रकार की जो छवि है वही देखने को मिलेगी, बस आईफोन में ये नीचे है तो एंड्रॉयड में ये ऊपर है। आप इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। ये परमानेंट क्यूआर कोड है उस कैशियर का। इसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड पे लगा सकते हैं, या एप्लीकेशन के माध्यम से छपा सकते हैं कहीं भी। और ये कैशियर का होता है, उसके लिए परमानेंट क्यूआर कोड है। तो जो एम्प्लॉय है ये केवल एक बार नए ग्राहक को ये क्यूआर कोड दिखाएगा और इसका अनुसरण करते हुए जो ग्राहक है वो डाउनलोड करेगा एप्लीकेशन को। और जब ग्राहक स्वयं को पंजीकृत करा लेगा अपने फोन नंबर को दर्ज करते हुए, उसके बाद वो पासवर्ड को भी सेट करेगा और तब उसको एक दूसरा क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। और हो सकता है मुझे मेरे कपड़े बदलने की जरूरत है। देखिए, मैं एक ग्राहक हूँ जिसने अभी अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। जब कैशियर ने उसको सलाह दी उसके बाद, और कैशियर मुझे बोल रहा है कि अगर मुझे छूट प्राप्त करनी है या अंकों को प्राप्त करना है तो कृपया करके आप मुझे अपने क्यूआर कोड को दिखाएं। तो सवाल ये है कि जब हम साइन इन करते हैं, यानी जब ग्राहक अपने सभी डिटेल को डालता है, फोन नंबर को डालता है, तब वो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता है, तब जो ईमेल है और जो पासवर्ड है वो दर्ज करने हैं। लेकिन पासवर्ड के नीचे प्रोमो कोड है उद्यमी का और ये वहां पे खाली है। जी हाँ, इस तरह से भी ये कर दिखाना मुमकिन है। आप एकदम से ग्राहक को दिखा सकते हैं ये, और जो ग्राहक है वो इसे स्कैन करेगा अपने फोन के माध्यम से और उसके बाद वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा प्ले मार्केट से या ऐप स्टोर से। और तब ये जो प्रोमो कोड है ये स्वचालित रूप से वहां दर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई विफलता होती है, कोई त्रुटि होती है, उसकी वजह से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वयं से यूगेन को डाउनलोड कर लेता है बिना प्रोमो कोड के, तब वो पंजीकरण नहीं कर सकता है। तो जो प्रोमो कोड है वो बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है और ये एक अलग तरह से किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रोमो कोड का उपयोग करता है, उद्यमी के प्रोमो कोड जो कि कैशियर प्रदान कर रहा है, तब ये जो जानकारी है ये स्वचालित रूप से दर्ज हो जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाता है और यूकिन को सीधे ही डाउनलोड करता है तो उसको प्रोमो कोड को स्कैन करने की जरूरत है कैशियर की, क्योंकि अगर वो इस प्रोमो कोड के माध्यम से स्कैन नहीं करता है तो वो पंजीकृत नहीं कर सकता है। तो जब ग्राहक अपने शहर में यूगिन को डाउनलोड करेगा और उसके बाद अलग अलग व्यवसायियों के पास जाएगा, तो जो कैशियर हैं वो ये बात पूछेंगे कि क्या आप अंकों को प्राप्त करना चाहते हैं यूगिन के माध्यम से। तब व्यक्ति अपना क्यूआर कोड दिखाएगा। ये टेम्पररी क्यूआर कोड है जहाँ पे अलग अलग संख्याएं आप देख सकते हैं। और ये जो क्यूआर कोड है इसका जो समय है ये भी टेम्पररी है, यानी स्थायी है। यानी 15 मिनट जैसे ही बीत जाएंगे तो अगली अलग संख्याएं देखने को मिलेंगी, अलग क्यूआर कोड देखने को मिलेगा और व्यक्ति ये कैशियर को दिखाएगा। कैशियर अपने एप्लीकेशन के माध्यम से इसको स्कैन करेगा और सौदे को पूरा करेगा। मुझे आशा है अब ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज और इसके अलावा कुछ नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करें, क्योंकि जो मूल्य की सूची है, जो संदेश है, उसको लेके एक प्रशिक्षण है जिसको आप हमारे वीडियो निर्देश को देख सकते हैं। आज का हमारा लक्ष्य ये है कि क्या करना है जैसे ही उद्यमी वेरीफाई हो जाता है। हो सकता है कि उद्यमी को कोई बात स्पष्ट ना हो शुरुआत करने के लिए, लेकिन हमारे प्यारे भागीदारों और प्रमोटर
वो जो समस्याएं किसी उद्यमी की हो सकती हैं, आपको ये सभी मार्गदर्शनों के माध्यम से उस व्यक्ति को गुजारना है। अभी आप साइन इन करते हैं, आप वेरीफाई हो जाते हैं, आप जानकारी को साझा कर सकते हैं, सभी प्रमोशन को लेके आंकड़ों को देख सकते हैं अपने ग्राहकों के। और ये एक प्रक्रिया है, आप किस प्रकार से सेवा प्रदान कर रहे हैं और बाकी अन्य चीजों की। तो वीडियो में हमें ये वीडियो जरूर आपको दिखानी चाहिए, मुझे लगता है, जो कर्मचारियों के ऊपर बनाई गई है, और उद्यमी इस वीडियो को देख पाएंगे कि आप अपने कर्मचारियों को पंजीकृत कर रहे हैं, तो आपको इस लिपि यानी स्क्रिप्ट का उपयोग करना है और इसी के आधार पे आगे बात करनी है। तो एक सवाल देखने को मिल रहा है कि अगर जो प्रोमो कोड है, मान लीजिए अगर वो टेम्पररी है, मान लीजिए केवल 15 मिनट तक ही वैध है, तो हम इसे कैसे साझा कर सकते हैं। देखिए, ये वो प्रोमो कोड है जो कि सेवा के लिए प्रदान किया जा रहा है। आप दोनों में भ्रमित ना हो दोस्तों। आपको इसका खुद से अभ्यास करना है। आप जब इसे कई बार दोहरा लेंगे खुद से, तब आपको ये समझ आ जाएगा। तो हमने पिछली बारी बात की थी ना कि कैसे आप अपने ग्राहकों को आमंत्रण दे सकते हैं। आप इस प्रोमो कोड का उपयोग करते हैं, ये 3 अक्षरों के साथ है और 6 संख्याओं के साथ है। ये आपका प्रोमो कोड है, ये परमानेंट है, इसमें कोई समय अवधि नहीं होती। ये आप ही को असाइन किया गया है। आप किसी भी टाइम इसको चुन के अपने दोस्तों तक भेज सकते हैं उनको आमंत्रण देने के लिए। और नीचे की ओर आप 3 डॉट को देख पा रहे हैं आमंत्रण देने के लिए। लेकिन ये जो प्रोमो कोड है, इसमें केवल देखिए संख्याएं ही शामिल है। और जब इस प्रोमो कोड में मैं यहाँ इस बटन पे क्लिक करता हूँ, जो पीले रंग का मेरा बटन है, तब जो क्यूआर कोड है वो उत्पन्न कर दिया जाता है, जिसको कैशियर को दिखाया जाता है। ये उस प्रोमो कोड से अलग है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं अपने दोस्तों को आमंत्रण देने के लिए। ये वो क्यूआर कोड है जिसके माध्यम से कैशियर आपके सभी विवरण को देख सकता है कि आपने कितने अंकों को कमाया है, आपको कितनी छूट देनी चाहिए, इत्यादि। तो ये जो 6 अंकों का क्यूआर कोड है, ये कैशियर को दिखाना चाहिए। आप इस बटन का उपयोग कर सकते हैं अपने ग्राहकों को आमंत्रण देने के लिए। लेकिन जब आप किसी दुकान में हो, तब आप केवल इस बटन पे क्लिक करें। ये जो 6 अंकों का क्यूआर कोड है, आपको बस इसी का उपयोग करना है। क्या ये बात आपको स्पष्ट हुई अब? तो फिलहाल ट्रेनिंग को लेके मुझे आशा है आपको सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। और वेरिफिकेशन, इसके बारे में हम सोमवार को बात करेंगे। मैंने आपको एक और बात का वादा किया था, कृपया करके एडमिन आप स्क्रीन को साझा करें एक टेबल के साथ, जहां हमने कंपनियों की सूची बनाई है जिन्हें वापस से पंजीकरण कराना आवश्यक है। तो आप इस टेबल के माध्यम से गुजरें, देखें और पहचाने कि क्या कुछ ऐसे संगठन हैं जिन्हें आपने कभी पंजीकरण कराया था। अगर हाँ, तो आपको वापस से इन्हें पंजीकृत कराना जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर किया तो ये सभी कक्षों में शायद नहीं दिखाया जाएगा। तो पहला कॉलम जो है ये कंपनियों का नाम है, और जो कॉलम दूसरा है उसके अंदर या तो ईमेल है या फोन नंबर है जिन्हें स्वीकृति नहीं मिली है। तो अगर दोस्तों आप इस सूची में अपनी कंपनी को देख पा रहे हैं, तो आपको उस कंपनी को दोबारा से री रजिस्टर कराना है। केवल एक ही चीज है जो मैं चाहता हूँ आपको कहना, कि आप आज नहीं, कल नहीं, बल्कि सोमवार से पंजीकरण कराना शुरू करें, क्योंकि अभी भी हमारे आईटी टीम को थोड़े समय की जरूरत है कि ये जो डुप्लीकेट यहाँ पे बन गए हैं उनको हटाना है। और अगर मान लीजिए कि कोई फोन नंबर है जिसे आपने क्रिएट किया है, जो कि पहले से ही सिस्टम के अंतर्गत है, तो कृपया करके आप ये
सोमवार को करें, क्योंकि वो सभी कंपनियां जो कि सूची के अंदर शामिल नहीं है, हम उनके लिए वेरिफिकेशन का इंतजार करेंगे। तो एक सवाल पूछा जा रहा है कि उन ग्राहकों के साथ क्या करना है जिनके साथ हम पहले ही काम कर चुके हैं। तो एक एक ग्राहक के साथ हम पहले ही इस मुद्दे को लेकर निपट चुके हैं। तो अगर आपके पास इस प्रकार की कोई भी स्थिति है तो आप support.ugin.dev पे संपर्क बना सकते हैं। support@ आप जानते हैं सपोर्ट टीम का जो ईमेल है, आप वहां पे संपर्क बना सकते हैं। आप ये जो एड्रेस है सपोर्ट का, उसका उपयोग करते हुए आप उनसे संपर्क बना सकते हैं। तो कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं चैट में, मैं फटाफट से उनका आपको उत्तर दे देता हूँ। जो पूरी कतार है दुकान में वो इंतजार करेगी। जब आप किसी को भी ये कदम समझा रहे होंगे, किसी एक ग्राहक को अगर आप समझाने लगेंगे तो लोग कतार में इंतजार करते रह जाएंगे। ऐसा ना हो इसके लिए हमने लीफलेट का निर्माण किया है, आप उसे पढ़ सकते हैं और अपने क्यूआर कोड को आप ग्राहक को प्रदान कर सकते हैं। या कुछ स्टैंड होंगे जहाँ पे लॉयल्टी सिस्टम होगा और जो क्यूआर कोड है वो रेस्टोरेंट में या कैफे में टेबल पे दिया जाएगा, जहाँ पे कोई व्यक्ति अपने खाने का इंतजार कर रहा है, बिना समय को बर्बाद किए वो उस क्यूआर कोड का उपयोग कर सकता है। तो क्या ये मुमकिन है कि हम सभी शहरों को होटल की सूची में शामिल कर सकें? देखिए, हमने पहले भी इस बारे में चर्चा किया है कि जो शहर है या जो होटल है वो स्वचालित रूप से, जैसे ही वेरिफिकेशन पूरी हो जाती है तो वो स्वचालित रूप से दर्ज हो जाएंगे। बहुत कम ही कंपनियां बची हैं वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन उद्यमियों ने बहुत कुछ कंपनियों को भेजा है और हमारे पास एक श्रेणी है होटल की, और ये जो कैटेगरीज हैं ये अपने आप दिखती हैं। तो एक सवाल पूछा जा रहा है स्थायी स्वभाव जो है प्रोमो कोड का, उसको लेके। प्रोमो कोड हमेशा वही रहता है और जो प्रोमो कोड है वो हमेशा वही रहता है, लेकिन जो कोड जिसके माध्यम से आप भुगतान करते हैं वो टेम्पररी रहता है। तो ये अच्छा रहेगा कि आपके पास अपने व्यवसायों को लेके एक मैप हो, क्योंकि कई बार जब आप व्यवसायियों के साथ बात करते हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि कौन लोग वहां पे पहले से ही मौजूद हैं। तो वो सभी लोग जो कि वहां मौजूद हैं उनको सोमवार को देखा जाएगा। तो ये एक पारंपरिक स्टार्टअप का तौर तरीका है, क्योंकि हम एक स्टार्टअप कंपनी है, और एक सत्र भी आयोजित किया गया था कि किस प्रकार से हम व्यवसायों को पंजीकृत करा सकते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का ये सवाल है कि कितने व्यवसाय हमारे साथ सहयोग दिखा रहे हैं, तो मेरी सोच में ये या तो जो जरूरतें हैं किसी उद्यमी की, उसको शायद आपने ठीक से समझा नहीं है या आपने बखूबी रूप से समझाया नहीं है, क्योंकि सभी आपत्तियों को लेके हमने विस्तार से पहले भी बात की है कि क्या क्या आपत्तियां किसी उद्यमी को हो सकती है। पहले 3 माह के लिए उद्यमी कोई भी जोखिम नहीं उठाएगा। पहले 3 माह के लिए वो किसी भी चीज का भुगतान नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि यह आपके लिए एक तरीका है कि किस प्रकार से आप उद्यमियों तक अपने प्रस्ताव को रख सकते हैं। उद्यमियों की दिलचस्पी हमेशा होती है, लेकिन कोई भी जो उद्यमी है वो ज्यादा ग्राहकों को प्राप्त करने में रुचि रखेगा। अलग अलग उपकरणों का वो उपयोग करना चाहेगा व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए, जिसमें एनालिटिकल और मोटिवेशनल सभी उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, और ये निशुल्क रूप से प्रदान भी किया जाता है। इसके लिए भी कुछ बाधाएं लगाई जाती हैं किसी एक एफिलिएट या किसी एक ब्रांच के लिए या शाखा के लिए। तो सभी जो शहर हैं
वो इसमें शामिल होंगे और ये बात उन दिग्गजों की है, वो लोग जो कि सबसे पहले हमारे साथ शामिल आएंगे। तो सबसे पहले दिग्गज लोग शामिल होंगे, फिर उनके अनुयायी शामिल होंगे। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि जो शहर हैं वो तभी दिखेंगी जैसे ही कोई कंपनी रजिस्टर होएगी? तो जब भी कोई कंपनी मॉस्को में साइन इन करेगी तब मैप पे मॉस्को दिखेगा। अगर मान लीजिए कोई कंपनी इटली में पंजीकृत करेगी तो उस वही देश मैप पे दिखेगा। तो जो शहर है वो हम पे निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये सब कुछ स्वचालित रूप से किया जाता है। यहाँ पे केवल एक चीज है कि वो सभी देश जहाँ पे हमारा शुभ आरंभ हुआ है, जैसे कि मान लीजिए मोज़ाम्बिक में अगर कोई कंपनी पंजीकृत होती है और ये जो देश है वहां पे अगर लॉन्च नहीं हुआ है, तो जिन देशों में हमारा शुभारंभ हुआ है वो अपने आप दिखाई दे जाएंगे। तो किस प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता है वेरिफिकेशन के लिए व्यवसायों को लेके? तो आज हमारी वेरिफिकेशन टीम के साथ एक बैठक हुई है और यूगिन के साथ वेरिफिकेशन करना एक अलग प्रक्रिया है। वो बिल्कुल भिन्न है ईवरिच के वेरिफिकेशन से। हम ना स्कैन करते हैं ना रिव्यू करते हैं लीगल एड्रेस को। हम केवल उसी जो जानकारी व्यवसाय प्रदान कर रहा है उसी के हिसाब से हम वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या नाम है व्यवसाय का, पूरा नाम क्या है, क्या प्राइस लिस्ट है, कंपनी का एड्रेस क्या है। जैसे कि मान लीजिए कुछ कंपनियां हैं तो जो लोगो है उसके अंदर अगर मान लीजिए भागीदार की छवि है, तो जो छवि है जहाँ पे व्यवसाय के बारे में बात करनी चाहिए वहां पे अगर किसी व्यक्ति ने अपने चेहरे को लगाया है तो हम इन्हें वेरीफाई नहीं करेंगे। जब भी किसी कंपनी को आप वेरीफाई करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो व्यवसाय है ये वैध है और ये कानून के हिसाब से मान्यता प्राप्त है। और हम वेरीफाई नहीं करेंगे किसी भी सेक्स दुकानों को, और हमें बिल्कुल भी उन कंपनियों को वेरिफिकेशन करने की अनुमति नहीं है जो केवल मदिरा पेयों को ही प्रचार करते हैं। हमें केवल उन्हीं कंपनियों को, वो कंपनियां जिनकी जिनकी स्पेशलिटी है मदिरा को लेकर, या एक सूची है जिन लोगों को, जिन कंपनियों को मना है वेरिफिकेशन से, उन कंपनियों को हम वेरीफाई नहीं करेंगे। और वो कंपनियां जो कि वेरीफाई हो जाएंगी वो एप्लीकेशन के अंदर दुनिया भर से कहीं पर भी देखी जाएंगी। और जो हमारी जो कॉरपोरेट जरूरतें हैं उसके हिसाब से उन कंपनियों को मेल खाना चाहिए तभी वो वेरीफाई होंगी। और जैसे कि हमने बताया है कि जब हम किसी उद्यमी को साइन इन करते हैं तब इन सभी जरूरत चीजों को, इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो जो लोगो है वो कंपनी का लोगो होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति का। जैसे कि एवरेज का ये स्पाइरल एक लोगो है, इसी प्रकार से कंपनी का लोगो होना बहुत अनिवार्य है। और जो पहली छवि है अगर मान लीजिए वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कोई दूसरी किसी इंस्टाग्राम से है या फेसबुक से है, उस पे कोई फोटो लगी है और फोटो के ऊपर पहले से ही कुछ लिखा हुआ है, तो इसके बारे में भी हमने पहले चर्चा किया है। इसका ये मतलब है कि वास्तविक चित्र होने जरूरी है। अगर आप भोजनालय के बारे में बात करते हैं तो भोजनालय अंदर से कैसा दिखता है उसके चित्र लगने चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन सभी बातों पे गौर करें। अगला सवाल कि जो उद्यमी है वो डेटाबेस को इकट्ठा करते हैं अपने व्यवसाय के लिए और छूट के माध्यम से जो ग्राहक है वो कहीं नहीं जाएगा। तो देखिए जो उद्यमी है वो अपने ग्राहक आधार का निर्माण करता है और उसकी रुचि होती है कि वो अपने डेटाबेस को डिजिटलाइज करे ताकि वो इसके बारे में बखूबी रूप से समझ पाए। ताकि जब हम कहते हैं कि
ये जो 3 स्तर का रेफरल सिस्टम या रिकमेंडेशन सिस्टम है, ये सक्रिय है, तब नए ग्राहकों को आमंत्रण दिया जाएगा और जो बाकी लोग हैं वो व्यवसाय में आएंगे सभी सलाहों को मानते हुए जो कि ग्राहकों ने प्रदान किया होगा, और तब जो क्षमता है वो बहुत ऊंची होगी। जब कोई व्यक्ति यूगेन में पंजीकृत नहीं होता है तो सबसे पहले उसे उद्यमी की संरचना के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति कहीं और पंजीकृत है तब ये व्यक्ति उस उद्यमी के ग्राहक आधार में शामिल होगा। तो छूट को लेकर ये फिक्स नहीं है। ये जो छूट है ये इसका प्रस्ताव हर उद्यमी देता है, ये देखते हुए कि उसका व्यवसाय के लिए वो कितना मार्जिन दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरी कंपनी बहुत बढ़िया है और मेरे लिए कि मैं नए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकूं, उसके लिए मेरा अपना कुछ प्रचार की कीमतें होंगी, फेसबुक पे, यूट्यूब पर, या कुछ बैनर हो सकते हैं मेरे, या मैं ब्लॉगर्स को आमंत्रण दे सकता हूँ। तो प्रचार करने के लिए मेरा अपना एक बजट होगा। और मुझे लगता है कि मेरे को मद्देनजर रखना है इस बात को कि यूगिन जो है वो फिलहाल एक निशुल्क सेवा है, तो इस मार्जिन में से मैं 5% आवंटित कर सकता हूँ छूट को, लोगों को मैं प्रदान कर सकता हूँ, वो लोग जो कि मेरे व्यवसाय को लेकर निष्ठावान हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मेरा अगर कोई गैस स्टेशन है और जो मेरा मार्जिन है मान लीजिए वो बहुत कम है, और अगर मैं 5%, तब ऐसी स्थिति में मैं 5% छूट नहीं दूंगा बल्कि 0.5% छूट दूंगा। तो यूगेन के उपयोगकर्ता के रूप में वो ग्राहक जो कि गैस स्टेशन आता है और डाउनलोड करता है एप्लीकेशन को, तो ये जो 0.5% डिस्काउंट है, ये इसको लेके अगर वो किसी और भोजनालय पे जाता है, वहां पर अगर 5% है 0.5% की जगह, जैसे कि आप गैस स्टेशन के अंदर आपने देखा है, तो वो वहां से भी फायदा उठा सकता है। तो क्यूआर कोड को किस प्रकार से स्कैन करना है, देखिए जब पेमेंट सिस्टम एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, तो ये पेमेंट कार्ड के साथ जुड़ा होता है। और एक मॉडल भी है जिसे बास्केट बोला जाता है। तो जब मैं घर हो सकता हूँ तब मैं किसी भी भोजनालय जाकर अलग अलग उत्पादों को अपनी बास्केट में डाल सकता हूँ और ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ। तब ये जो प्रक्रिया है कि कैशियर कोड को स्कैन करेगा, ये अपने आप हो जाएगा, यानी स्वचालित हो जाएगा। तो जो कैशियर है उसे मैन्युअली स्कैन करने की जरूरत नहीं है। जो ऑनलाइन खरीद होगी ये उपलब्ध होगी केवल 3 माह के बाद, जब जो भुगतान प्रणाली है वो सक्रिय हो जाएगी और जो सदस्यता शुल्क है जब वो भी सक्रिय हो जाएगा। मुझे लगता है तत्याना, लेकिन मैं इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं हूँ, क्योंकि जो भुगतान प्रणाली है वो 2.5 महीना के बाद सक्रिय होगा, और ये इसकी शुरुआत होगी उद्यमियों की अपनी सदस्यता शुल्क का भुगतान करने से। तो ये जो ऑनलाइन पेमेंट है, पेमेंट सिस्टम के माध्यम से मेरे ख्याल से हम इसे एकदम से तो नहीं सभी देशों के अंदर इसका शुभारंभ हम करेंगे। तो मेरे ख्याल से हर प्रणाली में हमें अलग अलग भुगतान प्रणाली को सक्रिय करना होगा। लेकिन इस सवाल के बारे में हम भविष्य में बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल मैं इसको सही तरीके से इसका उत्तर देना नहीं जानता हूँ। तो दिसंबर में जब कोई व्यक्ति, जब उद्यमी भुगतान करेगा, तो ये जो मॉडल बास्केट है ऑनलाइन खरीद के लिए ये उपलब्ध होगी। जैसे कि अगर मेरे को भोजनालय के मेन्यू से किसी चीज को ऑर्डर करना है, मैं वहां जाऊंगा और उस ऑर्डर को प्लेस करूंगा, और ये वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर रिसेप्शनिस्ट है वो इसे प्राप्त करेंगे, चाहे वो टेलीग्राम बॉट है या जो डैशबोर्ड है, वो उद्यमी का इसे देखेगा और डिलीवरी के लिए
भेजेगा और डिलीवरी के समय पे जो पेमेंट है वो करी जाएगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम इस सवाल के बारे में दोबारा चर्चा करेंगे। तो जब आप एक परीक्षा को पारित करते हैं, जो एप्लीकेशन है वो किस टर्म के लिए तब प्रदान की जाती है, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताया जाना चाहिए, क्योंकि आपको परीक्षा में शामिल होना है। अगर आपको यूगेन का प्रचार करना है सभी उद्यमियों के बीच में, तो इसीलिए आपको परीक्षा में शामिल होना जरूरी है, ताकि हम ये समझ सके कि आपको पता है कि यूगेन क्या है और आप बखूबी रूप से इसको प्रस्तुत कर पाने योग्य हैं या नहीं उद्यमियों के सामने। इसी वजह से हमने इस परीक्षा का निर्माण किया है। और जो दूसरी शर्त है जिसके माध्यम से आप प्रचार कर सकते हैं, वो है कि आपको EIP को खरीदना है, स्टार्ट यूगेन, और ये आपका वार्षिक सदस्यता है यूगेन को लेकर। तो जो यूगेन है उसको मार्केट किया जा सकता है व्यवसायियों को केवल उन प्रमोटर द्वारा जिन्होंने अपनी परीक्षा को पारित किया है और इस EIP को खरीदा है। तो अगर आप ग्राहक हैं तो आप इसका उपयोग निशुल्क रूप से भी कर सकते हैं, बिना EIP को खरीदे या परीक्षा को पारित किए। तो धन्यवाद है तत्याना आपका जवाब देने के लिए। तो जो दोबारा से पंजीकरण करना है उसकी प्रक्रिया क्या है, ये बहुत ही सरल है। इसके लिए आप अपने स्वयं के प्रोमो कोड का उपयोग करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार समझाया था। आप जो कंपनी का प्रोफाइल है उसे खोलेंगे और वहां पे आप सभी क्षेत्रों को भरेंगे, और जो ईमेल है और जो टेलीफोन नंबर है वो अलग होना चाहिए उससे, जो कि सूची के अंदर दिखाए गए हैं। कुछ स्थितियों में या तो ईमेल या फोन नंबर उसको उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हम लोग कुछ और जानकारी इस टेबल में जरूर जोड़ेंगे। ये जो उद्यमी है जिन्हें स्वीकृति नहीं मिली है, क्योंकि जो फोन नंबर है या जो ईमेल है वो ईवरिच डेटाबेस के अंतर्गत थे, इसलिए दोबारा से पुनर्पंजीकरण करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आपको इस टेबल में कुछ स्क्रीनशॉट को जरूर जोड़ना चाहिए कि ये कैसे किया जा सकता है, क्योंकि चैट बॉक्स में मैं वो सभी लिंकों को देख पा रहा हूँ, वो सभी कंपनियां जिनको री रजिस्ट्रेशन कराना है यूगेन में, उसकी श्रेणियां। तो जब आप व्यवसाय को चुनते हैं कि वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, दोस्तों ये जो तालिका है श्रेणियों की, इसमें भविष्य में विस्तार किया जाएगा। तो फिलहाल अगर आपको अपनी श्रेणी देखने को नहीं मिल रहा है तो आप अन्य को भी चुन सकते हैं। पोर्टल के लिए हमारे पास कुछ अलग से आपके लिए प्रस्ताव है। तो ये जो श्रेणियां हैं ये मुख्य श्रेणियां नहीं होंगी, बाद में इसमें कुछ टैग को जोड़ा जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड को क्या हम पंजीकरण करा सकते हैं? नहीं, केवल जो सोल प्रोप्राइटर और क्राफ्टमैन यानी शिल्पकार हैं वो पंजीकृत नहीं हो सकते हैं। तो जो व्यवसाय यहाँ दर्ज किए गए हैं पुनर्पंजीकरण के लिए, उन्हें हमें पंजीकरण करना है। तो क्या हमें इन्हें सोमवार को पंजीकरण करना है? अगर जो आपका ईमेल है वो इस सूची के अंदर नहीं दर्ज किया जाता है, तब आपको री रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए भी आपको समर्थन सेवा से जरूर बात करनी चाहिए, ताकि वो इस बात
इस बात को पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर सकें। तो इसलिए आपका जो संगठन है वहां पे अगर मान लीजिए उसको आपको दोबारा से पुनर्पंजीकरण कराना है, तो इसमें आप समर्थन सेवा की मदद ले सकते हैं। और अगर कोई ग्राहक एक उद्यमी के साथ पंजीकृत है और उसको अगर दूसरे व्यवसाय में जाना है, तो क्या करना है? ये बहुत सरल है। जो छूट है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय में शामिल होने के लिए आता है, लेकिन अगर वो पहले से ही यूकेन का उपयोग करता है, अगर ये पहले से ही कहीं पे पंजीकृत है, मान लीजिए किसी भोजनालय में अगर पंजीकृत है और फिर ये ग्राहक जिम जाता है और बोलता है कि हमारे पास यूकेन है, तो कैशियर उन्हें बोल सकते हैं कि हम आपको छूट दे सकते हैं, उसके लिए आप हमें क्यूआर कोड दिखाएं। और तब उस व्यक्ति को दोबारा से पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति पहले से ही यूगिन के ग्राहक आधार में है। और ये जो जिम है, ये हो सकता है उस उद्यमी की संरचना में ना आए, लेकिन ये तब भी उस उद्यमी की संरचना के अंदर शामिल हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो किसी और की संरचना के अंदर शामिल हो जाए, लेकिन तब भी वो इस व्यवसाय के साथ जुड़ जाएगा। और जब भी वो किसी और व्यक्ति को बुलाएगा या आमंत्रण देगा इस जिम को लेकर, तब ये व्यक्ति भी अंकों को अर्जित कर पाएगा, उसे कमा पाएगा। तो एक विनती की जा रही है कि मैं अपनी ध्वनि को थोड़ा सा बढ़ा दूं। रूसी चैट के अंदर कोई सवाल नहीं है। क्या बाकी अन्य कक्षों से हमारा कोई सवाल है? अगर आपका कोई भी सवाल है तो जरूर हमें बताएं। रूसी चैट में एक अनुभाग है क्वेश्चन और आंसर का। जब आप किसी उपयोगकर्ता को पंजीकृत करते हैं आमंत्रण के बाद, तो ये उपयोगकर्ता इवरिट संरचना में क्यों नहीं दिखता है? क्या आप मुझे उस उपयोगकर्ता का लॉगिन दे सकते हैं? या तो सपोर्ट टीम में भेज दीजिए या आप चैट बॉक्स में भेज दीजिए, क्योंकि कई ऐसे उपयोगकर्ता भी हैं जो कि साइन इन करते हैं लेकिन वो संरचना में शामिल नहीं होते, क्योंकि वो उसी फोन नंबर के साथ संरचना में जुड़ने की कोशिश करते हैं जो कि उनके पास इवोरिच में है। तो अगर इस व्यक्ति ने पंजीकरण कर लिया है और अगर इवोरिच ग्राहक आधार के अंदर इस प्रकार का फोन नंबर शामिल होगा, तो वो व्यक्ति स्ट्रक्चर में नहीं दिखेगा। तो आप हमारी समर्थन सेवा पे संदेश को भेजिए। सभी जो स्ट्रक्चर हैं, बिजनेस अकाउंट है और जितने भी उपयोगकर्ता हैं, वो सभी उनको आप देख सकते हैं। अगर मैं एक प्रमोटर के रूप में उद्यमी को आमंत्रण देता हूँ 1 दिसंबर को, तो जो टेस्ट वर्जन है, मान लीजिए अगर वो 3 माह के बाद है या केवल 11 दिसंबर तक है, तो देखिए जो पहले 3 माह हैं वो केवल एक ट्रायल पीरियड होते हैं किसी भी उद्यमी के लिए। और जब से वो साइन इन करते हैं उस क्षण से उस व्यक्ति के पास केवल 2 माह का निशुल्क अवधि होती है, उन्हीं बाधाओं के साथ, या वो सदस्यता शुल्क का भुगतान करता है और बदले में एक पूरा संस्करण प्राप्त कर लेता है। तो 12 दिसंबर तक ये सभी के लिए निशुल्क है, यानी जो निशुल्क संस्करण है वो सभी के लिए उपलब्ध है। लेकिन 11 दिसंबर से, मान लीजिए अगर उद्यमी पंजीकरण करता है 1 दिसंबर को, जैसे कि आपने उदाहरण दिया, तो 2 माह का वो निशुल्क अवधि प्राप्त करेगा 1 फरवरी तक।
मैं आपके साथ समर्थन सेवा का ईमेल को साझा करता हूँ ताकि आप इसका उपयोग कर सकें। आप यहाँ पे यूगिन का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही व्यक्ति को जोड़ दिया जाता है यूगिन की सूची के साथ, तो ये व्यक्ति वहां सक्रिय किया जा सकता है। तो क्या नियम और शर्तें हैं जिनको पूरा करने की जरूरत है किसी उद्यमी को, ताकि वो बाकी अन्य उद्यमियों को पंजीकृत कर सके, इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। क्योंकि हम उद्यमियों को ये नहीं कहते हैं कि वो परीक्षा में शामिल हो जैसे इवोरिच भागीदार करते हैं, लेकिन उन्हें जरूर खरीदना है EIP यूगिन स्टार्ट को। और अगर उद्यमी चाहता है कि बाकी अन्य उद्यमियों को भी वो भर्ती कर सके, तो उसके लिए उसको इवरेज बैक ऑफिस में जाना होगा और स्टार्ट यूगिन पैकेज के लिए भुगतान करना होगा। और उसके बाद तभी वो बाकियों को, अन्य लोगों को भर्ती कर पाएगा। और 11 दिसंबर से असीमित संस्करण की शुरुआत की जाएगी, तो उद्यमी बाकी अन्य लोगों को भी भर्ती करा सकता है। अगर उस व्यक्ति ने 1 साल के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान किया होगा, तो संरचना को कहाँ पे दर्शाया जाएगा? क्योंकि मुझे कुछ भी इवोरिच में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये इवोरिच बैक ऑफिस है। हमारी तरफ से हम सभी डेटा को हैंडओवर कर रहे हैं। मैं आपके सवाल को अभी नोट कर लेता हूँ, अगली बार आपको जवाब दूंगा कि हम संरचना को कहाँ देख सकते हैं। इवरिच बैक ऑफिस में ये जो उपयोगकर्ता है ये वहां पे अभी तक स्वयं को देख नहीं पा रही हैं। गॉटफ्रॉयड, क्या आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया है? एक और सवाल पूछा जा रहा है CRM प्रणाली को लेकर। तो कुछ भी वहां से इंटीग्रेट नहीं किया गया है और हमारा एक प्रशिक्षण वीडियो भी है CRM को लेके, जिसके बारे में ड्रैगोस ने वीडियो का निर्माण किया था। तो अगर हमारे पास कोई भी लिंक है रिकॉर्डिंग CRM को लेके, तो ये YouTube चैनल पे उपलब्ध है। वो YouTube चैनल जिसे हम यूगेन कहते हैं, वहां पे आप CRM ट्रेनिंग देख सकते हैं। ये मार्कोस द्वारा आयोजित किया गया था प्रशिक्षण। लेकिन जो CRM सिस्टम है ये एक उपकरण है सभी प्रमोटर्स के लिए, जो कि उनकी मदद करता है कि वो रिकॉर्ड रख सकें अपने प्रदर्शन को लेके। ये कैलेंडर की तरह ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा बेहतर है और ये ज्यादा अपने कार्य की ओर लक्षित है। ये आपको मौका देता है कि आप अपनी सभी बैठकों को की योजना बना सकें और जो भी बैठकों को आप आयोजित कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड रख सकें, उनके परिणामों को दर्ज कर सकें और अगली बैठक कब आपको करनी है उसके बारे में भी आपको जानकारी देता है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारी प्राथमिकता है उद्घाटन की ओर, और वो सभी चीजें जो कि यूगिन से जुड़ी हुई हैं और जो CRM है उसमें जो उद्यमी हैं वो सभी लोग जो कि हमारे साथ पंजीकृत हैं, उनके लिए भी ये एक काम है। लेकिन ये कोई सरल काम नहीं है करने वाला, यह भविष्य के लिए काम है। और जैसे कि ड्रैगोस और तत्याना ने कहा है, CRM एक कैलेंडर की तरह है, एक बहुत ही अनन्य ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से आप योजना बना सकते हैं अपनी बैठकों की। अभी भी एक सवाल पूछा जा रहा है स्ट्रक्चर को लेके, क्योंकि ये कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो सिंक्रोनाइजेशन है वो किया जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हो सकता है
कि इस भाग के बारे में अभी पूर्ण रूप से इसको अंजाम नहीं दिया गया है, लेकिन मैं इसको अपने मद्देनजर जरूर रख रहा हूँ और अगली बार मैं आपको बकायदा इसका उत्तर भी दूंगा, क्योंकि मैं इवोरिच बैक ऑफिस का परियोजना प्रबंधक नहीं हूँ और इसलिए मेरी वहां तक कोई पहुंच नहीं है। तो कुछ सवाल इटालियन कक्ष से हैं। अगर मैं 1,000 की रिसिप्ट देता हूँ और अगर यूगिन मुझे मौका देता है कि मैं डिस्काउंट प्राप्त कर लूँ $50 का, तो मैं पंजीकरण नहीं कर पाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से अलग राशि में, जैसा कि रिसिप्ट में देखने को मिल रहा है। तो मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे होगा। देखिए, आपको ये समझने की जरूरत है कि हमें कौन से अकाउंटिंग और कैशियर सिस्टम का उपयोग करना है। जितने भी कैशियर सिस्टम है उसके अंदर आपको मौका मिलता है अतिरिक्त छूट प्राप्त करने का। आमतौर पे ये इस प्रकार से किया जाता है, जब भी आप पेमेंट रिसिप्ट का निर्माण करते हैं, ये आपकी प्रारंभिक गणना होती है उस राशि की जो कि आपका बकाया है, जो अमाउंट ड्यू है। जैसे कि मान लीजिए 10 आइटम है और 10 की 10 आइटम 100 की हैं और जो कुल राशि है वो 1,000 हो जाती है। तो कैशियर बोलता है कि आप मुझे क्यूआर कोड दिखाएं कि कितने यूगेन अंक आपने कमाए हैं, और जो ग्राहक है ये दिखाता है और कैशियर स्कैन करके ये देखता है कि 1,100 यूरो जो है वो इस बोनस के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि 1,000 के बजाय केवल 900 का नकद ग्राहक को चुकाना है। और कैशियर की प्रणाली में ये जो 100 यूरो है ये छूट की तरह माना जाएगा। यानी जो 100 यूरो है जो कि छूट है, उसको देखते हुए जो अंतिम राशि बकाया है वो 900 है और कैशियर इस धन को स्वीकार करते हुए इस सौदे को पूरा करता है। मान लीजिए कि अगर ये प्रणाली जो है वो अतिरिक्त मुद्राओं का समर्थन करता है, तो जो कुल राशि है वो 1,000 है। तो जो सिस्टम है उसमें दो प्रकार की मुद्राएं हैं, एक मुद्रा यूरो है और दूसरी मुद्रा यूगिन अंकों की है। तो इसके बाद रिसिप्ट का निर्माण होता है एक मिश्रित खरीद के लिए, यानी जो 900 यूरो है ये कैश है यूरो में, और बाकी जो 100 यूरो है इसका भुगतान किया जाता है यूगेन बोनस के बराबर। तो जो आपका कैशियर सिस्टम है उसके उसके आधार पर ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमें केवल इतना समझना है कि ये जो उद्यमी है क्या ये कुछ छूट प्रदान करेगा, या कुछ जो मिक्स्ड परचेज है यानी मिश्रित जो खरीद है क्या वो इसको प्रदान कर रहा है या नहीं। तो अगर आपके सवाल का जवाब आपको नहीं मिला है तो कृपया करके आप इसे समर्थन सेवा पर पहुंचाएं, support@yugen.dev। अगला सवाल, मैं पंजीकृत नहीं कर पा रहा हूं एक और उपयोगकर्ता को, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि जो शहर का कोड है वो गलत है। यानी आप किसी उपयोगकर्ता या किसी ग्राहक को आप नहीं पंजीकृत करा पा रहे हैं। क्या ये उद्यमी है या भागीदार है? देखिए, मैं अभी सभी विवरण को नहीं जानता हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत ही विशेष केस है। तो आप कृपया करके जो हमारी समर्थन सेवा है उनसे संपर्क करें, और जो एड्रेस है वो चैट बॉक्स के अंदर है। आपको केवल अपनी स्थिति के बारे में बताना है और हम इसके बारे में पता लगा लेंगे।
तो जो उद्यमी है उनके लिए ये जो प्रोमो कोड है, जो हमने पहले से ही सिस्टम में शामिल किए हैं, अगर आप कुछ विशिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं बिना परीक्षा को पारित किए, और अगर आप EIP स्टार्ट यूबिन को नहीं खरीदते हैं तो आप किसी भी उद्यमी को पंजीकृत नहीं करा पाएंगे। एक और आखिरी सवाल कि जो उद्यमी है क्या वो इस पैकेज का के लिए भुगतान कर सकता है स्टार्ट यूबिन इस समय पर? क्या वो इस पैकेज के लिए भुगतान कर सकता है? वो कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एवरेज बैक ऑफिस में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि फिलहाल यूगिन के माध्यम से ये जो पैकेज है आप इसे नहीं खरीद सकते हैं। और जब भी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं तो आपको समर्थन सेवा से संपर्क बनाना होता है, जो कि हेल्प डेस्क है। ये पता लगाना होता है कि कौन से उद्यमी के साथ ये लॉगिन है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन नहीं है उद्यमियों से, लेकिन हम इन सभी समस्याओं का आपको समाधान देंगे। और जो हमारी ये प्रणाली है वो लगातार बेहतर बनाने की ओर हम बढ़ते रहते हैं। बहुत सारी चीजों को हमें इसमें शामिल करना है, और धीमे धीमे जिस प्रकार से कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होता है, हम पहले एक न्यूनतम स्तर के साथ शुरुआत करते हुए लगातार इसको अपग्रेड करेंगे, ताकि जो फोकस है हमारे ग्राहकों का, हमारे भागीदारों का, उसको हम बनाए रखें। और इसलिए मेरा ये मानना है कि धीमे धीमे हम और बेहतर बनते चले जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस बैठक को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत खुशी थी मुझे आप लोगों के साथ मुलाकात करके। आशा है कि आपका दिन बेहतर और अच्छा गुजरे। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और तब हम आपके सभी सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके सवाल हो सकते हैं। और अगर आपका कोई सामान्य सवाल है तो या तो आप उसे सपोर्ट टीम यूगेन तक पहुंचा सकते हैं या इवरिच में पहुंचा सकते हैं, इस संदर्भ के साथ कि इसको यूगिन पे जाना चाहिए या यूगिन के बारे में है, और हमें मिलकर इसका अभ्यास करना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको सारांश दे देता हूँ कि वेरिफिकेशन सोमवार को होने वाला है। सोमवार का इंतजार करें कंपनियों को पंजीकरण कराने के लिए, और अगली बार हम एक सवालों की सूची का निर्माण करेंगे और इसके बाद हम आपको सभी समाधान प्रदान करेंगे। मुझे आशा है आपका दिन बहुत ही बढ़िया गुजरे। एक सवाल पूछा जा रहा है कि जो यूगिन व्यवसाय है वो आईफोन 6 पे नहीं शुरू हो पा रहा है, तो ये जो सवाल है ये आप कृपया हेल्प डेस्क से पूछें। तो दोस्तों, आप सभी को शुभकामनाएं हैं, और आशा है अगली बार आपसे पुनः मुलाकात होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को आराम देते हुए हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा आपसे यहीं विदा लेती हूँ। आशा है नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ अगली बार पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका जीवन और स्वास्थ्य आनंदमय और मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद और शुभ संध्या।